Hello students. Now next topic in wave optics is interference and conservation of energy. इंटरफेरेंस का फिनोमिना जब भी होता है एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इंटरफेरेंस से पहले और इंटरफेरेंस होने के बाद जो हमारे पास एनर्जीज आई हैं उनको इक्वल प्रूव करेंगे। सो विदाउट इंटरफेरेंस, जब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था, नो इंटरफेरेंस, आई की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली वो ऐड हो जाएंगी I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या आएगी, के ए स्क्वायर, और I2 की के बी स्क्वायर। अब जब इंटरफेरेंस हो गया तो कई जगह तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कहीं जगह इंटेंसिटी मिनिमम होगी। सो आई मैक्सिमम अगर आप लिखोगे तो वो आएगा के ए प्लस बी होल स्क्वायर, और अगर आप के आई मिनिमम लिखोगे तो वो आएगा के ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, इन दोनों को ऐड करवा के डिवाइडेड बाय 2 कर दो फॉर एवरेज। तो यह आपने लिया, तो यहाँ पर आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम क्या आएगा, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में 2 एज इट इज़। सो ये आपके पास 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, ये बचा 2a स्क्वायर प्लस और अपॉन 2। तो ये आपके पास आ गया के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पहले भी के ए प्लस बी, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही थी, और बाद में भी क्या आई, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आई। तो मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या रह रही है, कंजर्व। से आपके पास फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि जो आपके पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज बन रही है, तो उसकी विड्थ कितनी है, वो कितनी ब्रॉड है। यहाँ पर क्या लिया है, ए और बी दो फाइन स्लिट्स लिए हैं जहाँ से हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिल रही हैं। सो ये ए और बी दो स्लिट्स हैं, ओ उनका मिड पॉइंट है। ओ मिड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ऑन द स्क्रीन होएगा ना, वहाँ पर हमेशा बनती है सेंट्रल फ्रिंज। वहाँ पर क्या बनती है, सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये सेंट्रल फ्रिंज दिखा दी, यहाँ पर एक पी पॉइंट और ले लिया जहाँ पर हमें फर्स्ट फ्रिंज मिल रही है, और ये हमने सेंट्रल फ्रिंज और पी के बीच का डिस्टेंस मान लिया x, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस मान लिया कैपिटल D। ठीक है, जो सेंट्रल फ्रिंज होती है उस पर हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी होएगी और वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल अगर हम बात करें ए पी क्यू की, दिस वन ट्रायंगल, तो यहाँ पर ए पी किससे इक्वल होएगा, अंडर रूट ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब हमने स्लिट के बीच का डिस्टेंस माना हुआ है स्मॉल डी, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी, ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर। पी क्यू वैल्यू कितनी आएगी, ये टोटल एक्स है और ये वाला टोटल डी है, तो ऊपर वाला बचेगा d/2, तो पी क्यू आ जाएगा आपके पास x माइनस d/2। ठीक है, ए पी की वैल्यू फिर क्या आएगी, डी कॉमन निकाल लो, 1 प्लस एक्स माइनस d/2 होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का रूट। यहाँ पर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दी कि 1 प्लस एच रेज टू द पावर n हो और h लेस देन 1 हो, तो ये बन जाता है 1 प्लस एन एच। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस d/2 होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू में आपके पास क्या आएगा, ये बी पी, एक मिनट, बी पी क्यू नहीं, वहाँ पे बी पी एफ आएगा। तो यहाँ पे आप बी पी की वैल्यू निकालो जब पाइथागोरस अप्लाई करके, तो ये आपके पास बी एफ है और पी एफ को लिखो दिया आप एच प्लस में d/2, और बी पी स्क्वायर किससे इक्वल होएगा, अंडर रूट पी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस में एच प्लस d/2,
फिर वही बाइनोमियल लगा के 1/2 आ गए। सो सिमिलरली बी पी इज इक्वल टू आइडर डी कॉमन 1 प्लस 1/2 एच प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू उठा के हमने पुट करनी है इन इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। पार्ट डिफरेंस किससे इक्वल होएगा, बी पी माइनस ए पी के। तो यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। d अपॉन 2d स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है एच प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस एच माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दोनों स्क्वायर कर दिए, तो आपके पास बचेगा ये सोल्व करके एच डी बाई डी। तो पार्ट डिफरेंस इससे इक्वल आ गया एच इंटू स्मॉल डी ऑन कैपिटल डी। एच क्या था आपके पास, सेंट्रल से फर्स्ट फ्रिंज तक का डिस्टेंस वो आपके, और डी क्या था, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, और कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। एच डी बाई डी आपके पास क्या आ गया, पार्ट डिफरेंस। इसको कैलकुलेट करने का आपके पास सेकंड मेथड भी है। आप ए पी स्क्वायर ही रखो और बी पी स्क्वायर ही रखो, वहाँ पे रूट मत लो। फिर आप यहाँ पर बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर करोगे ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना। अब हम पार्ट डिफरेंस जो है उसको हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे, जैसे आपके पास ये बन रहा था बी पी और यहाँ पे बन रहा था ए पी, और ये डिस्टेंस डी था ना नीचे वाला, तो हमने इसको 2d लिख दिया और इसको सॉल्व किया है, तो ये आ गया 2hd। तो यहाँ से आपके पास पार्ट डिफरेंस डायरेक्टली आ जाएगा h d बाई डी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको पार्ट डिफरेंस पता है कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। सो एच डी बाई डी किससे इक्वल आ गया, एन लैम्डा की। यहाँ से एच की वैल्यू आ गई एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो एच नोट आ जाएगा आपका 0, एच वन आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी, एच टू आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, एच थ्री आ जाएगा 3 लैम्डा डी बाई डी। अगर आपने फ्रिंज की विड्थ निकालनी है तो आप क्या करोगे, h1 माइनस h0, मतलब फर्स्ट फ्रिंज आपको कहाँ मिल रही है, सेकंड फ्रिंज आपको कहाँ मिल रही है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो क्या दे रहा, फ्रिंज विड्थ। तो आपने फ्रिंज विड्थ निकाल ली h1 माइनस h0 से, h2 माइनस h1 से, या h3 माइनस h2 से, और ये सेम ही आएगी लैम्डा डी बाई डी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। यहाँ से भी आपने क्या करना है, पार्ट डिफरेंस को इक्वेट करवाना है। एन की यहाँ पे वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर आपने h1 डैश निकाला, h2 डैश निकाला, h3 डैश, h4 डैश। फिर जब आपने इनका डिफरेंस लिया फॉर फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेस, तो वो भी सेम आ रही है। मतलब जितनी ब्रॉड आपकी ब्राइट फ्रिंज है उतनी ब्रॉड ही आपकी डार्क फ्रिंज है। ऑल द फ्रिंजेस डार्क एज वेल एज ब्राइट आर ऑफ द सेम विड्थ, इक्वल विड्थ। ठीक है, विड्थ तो इक्वल है ही, फर्दर जो उनकी इंटेंसिटी है वो भी इक्वल है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, आई मैक्सिमम क्या था, आर मैक्सिमम का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, और जो आई मिनिमम था वो आर मिनिमम का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इंटेंसिटी भी जो आपकी आ रही है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट। सभी ब्राइट वालों की ए प्लस बी होल स्क्वायर ही आएगी और सभी डार्क वालों की ए माइनस बी होल स्क्वायर ही आएगी। अब वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू डबल स्लिट डिस्कस करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू डबल स्लिट इज इन बिटवीन 0 एंड 4 टाइम्स। ये बात हम प्रूव करेंगे। आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस ए। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 4 ए स्क्वायर, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 0। तो ये सिर्फ इन दोनों का क्या आ जाएगा, 4 ए स्क्वायर मतलब 4 आई नॉट, और यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है, 2 ए स्क्वायर।
सो हमने ग्राफ में ये सारे शो किए हुए हैं कि कंस्ट्रक्टिव हो तो आपके पास मिलेगा 4 आई नोट, डिस्ट्रक्टिव हो तो मिल रहा है आई नोट, और अगर कुछ भी नहीं है तो मिल रहा है 2 आई नोट इन बिटवीन। यहाँ पर यूनिफॉर्म मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव वाले में ऊपर ट्रफ्स आएंगी, वो अल्टरनेट आएंगी, एक बार ट्रस्ट एक बार ट्रफ, मतलब एक बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक बार मिनिमम, एक बार ब्राइट फ्रिंज एक बार डार्क फ्रिंज, किसी भी वे में आप बोल सकते हो। So when we use a source of white light containing light of different colors, means different wavelength, then at a particular point condition of constructive interference may be satisfied for some particular value of lambda. वाइट लाइट के लिए जनरली हमें इंटरफेरेंस नहीं मिलता, पर बट पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है। सो ये विजिबल होएगा एट दैट पॉइंट, हैंस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो इस कंडीशन में बनेंगी वो कलर्ड होंगी, और जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो वाइट बनेगा। इसके साइड पे क्या बनेंगी आपकी कलर्ड फ्रिंजेस। अब लैम्डा जो होता है मतलब वेवलेंथ होती है वो रेड की ज़्यादा होती है या वॉयलेट की? रेड की ना। तो लैम्डा आर जो है लैम्डा वी से ग्रेटर होता है। बीटा की वैल्यू आपने अभी निकाली थी फ्रिंज विड्थ की, क्या आई थी? लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। सो जो आपका फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो फ्रिंज विड्थ भी रेड की ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू वॉयलेट। रेड फ्रिंज विल बी वाइडर कंपेयर टू द वॉयलेट फ्रिंज। नाउ कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सस्टेनेबल मतलब जो रहे काफ़ी टाइम तक, उसकी क्या कंडीशन है? द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, means they should emit continuous light waves of same wavelength or frequency which have either the same phase or constant phase difference. First condition same है। Second है two sources should be strong with least background. Third क्या है? amplitudes of wave from two sources should preferably be equal. ये हमने पहले भी बात बोली थी कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो नियरली सेम होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होने चाहिए। तो सस्टेन में वही कंडीशंस दोबारा आ रही हैं। फोर्थ है द टू सोर्सेज शुड प्रेफरेबली बी मोनोक्रोमेटिक। इसका रीज़न भी ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं। द कोहेरेंट सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, ये पार्ट डिफरेंस पे आ जाएगा। द टू सोर्सेज शुड बी पॉइंट सोर्सेज और वेरी नैरो सोर्सेज, ताकि हमारी यूनिफॉर्म एल्यूमिनेशन की कंडीशन से बचा जा सके। नाउ व्हाट इज फ्रिंज शिफ्ट? इफ़ अ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस टी को हम एक के पाथ में डाल दें, जैसे जहाँ पे 2 जा रही थी ना, अब एक के पाथ में हमने क्या डाल दिया? एक ट्रांसपेरेंट शेड डाल दी जिससे थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आएगी ऑफ दिस पाथ वो क्या हो जाएगी? म्यू टी इंस्टेड ऑफ टी। थिकनेस तो टी है बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। तो जो यहाँ पर आपके पास पाथ आएगा ऑप्टिकल पाथ वो कितना आएगा? म्यू टी। अब होना कितना चाहिए था? टी है कितना? म्यू टी। तो शिफ्ट कितने से हुआ? म्यू -1 इंटू टी से। इफ प्रेजेंट पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिंज इज डेल्टा एच डी बाई स्मॉल डी, तो जो न्यू पोजीशन आएगी वो क्या आएगी? डेल्टा एच के प्लस में हमें क्या लेना पड़ेगा? म्यू -1 इंटू टी, मीन्स म्यू टी माइनस टी। So this was fringe shift when we introduce a transparent sheet of refractive index mu and thickness T. अगर आपको लेटरल शिफ्ट निकालनी हो फ्रिंज की तो वो कितनी आएगी? y डैश माइनस वाई। तो यहाँ पर म्यू माइनस टी, इसका जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ रही थी वो आ गई। इसको डी बाई डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? लेटरल शिफ्ट। ठीक है। अब बीटा की वैल्यू कितनी होती है? लैम्डा डी बाई डी। तो हम डी बाई डी को बीटा बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपको नेक्स्ट फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड लैम्डा, दैट इज़ वाई नॉट इज इक्वल टू बीटा बाई लैम्डा इंटू म्यू -1 इंटू टी। अब इस एक्सप्रेशन में कहीं पर एन तो नहीं आ रहा ना, तो हर फ्रिंज जो इंटायर फ्रिंज पैटर्न है
वो किससे डिस्प्लेस हो रहा है, वाई नोट से। और ये शिफ्टिंग किस साइड होएगी, जहाँ पर पाथ कम है। जैसे हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, तो जो शिफ्टिंग होएगी ये इसी डायरेक्शन में होएगी जहाँ पर हमने स्लैब इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि वहाँ पर उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो नीचे वाली वेव तब तक ऊपर पहुँच जाएगी। तो ये यहाँ पर जो आपके पास पहले फ्रिंज बन रही थी, अब वो ऊपर बन रही है, ठीक है। और थर्ड फिगर में हमने क्या दिखा रखे है कि जो हमने ट्रांसपेरेंट शीट है वो नीचे वाली रे के पाथ में इंट्रोड्यूस किया है, तो जो फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रही है। क्लियर।